हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर आपका 2 की। जो चैप्टर नंबर 2 है वो है आपका संघवाद। क्या है आपका? संघवाद को हम लोग आपका देखेंगे और इसमें एक एक करके हम लोग आपका विचार करेंगे कि संघवाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है, इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, चलते हैं हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए, जो हमारा अपना आपका चैप्टर है वो चैप्टर तो आप लोग देख ही चुके हैं। संघवाद की हम लोग बात कर रहे थे, संघवाद। और इस आपका संघवाद में हम लोग आपका देख चुके हैं परिचय की। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे परिचय में। आप लोग देखिएगा, पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के आम रूप है। कह रहे कि हमने पिछले अध्याय में गौर करा है, कह रहे जो आपकी सत्ता के बीच जो आपका ऊर्ध्वाधर यानी कि जो आपका सीधा बंटवारा हुआ है, ठीक है, कैसा है आपको ऊर्ध्वाधर जो आपका बंटवारा है, लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी का एक आम रूप है। और कह रहे हैं कि जो आपका लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी का जो क्या है आपका आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आम तौर पर संघवाद कहा जाता है, और कह रहे हैं कि आम तौर पर हम क्या बोलते हैं, इसको आपका संघवाद कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इससे ही एक लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों में साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय में शेष हिस्सों में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर अपनी चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीति और राजनीति का विश्लेषण किया गया। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संसद संघवाद के नए और तीसरे यानी के स्थानीय शासन की बात का चर्चा करेंगे। ठीक, अब बात कर रहे हैं आपका संघवाद। आइए फिर हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। बेल्जियम ने उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी भूमिका थी, अपने अधिकार पर थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर थी। क्या कह रहे हैं कि जो आपकी प्रांतीय सरकार थी वो बच्चों किस पर निर्भर थी? आपका केंद्र पर आपका निर्भर नहीं थी। ठीक, इस प्रकार बेल्जियम ने एक एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। क्या कर लिया? एकात्मक की जगह उनने आपका संघात्मक यानी कि आपका फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया। श्रीलंका के व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका ने तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सर्वोच्च अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम, यानी कि जो आपके तमिल नेता हैं और देश के अगर समझते हैं कि उस सच्चे मायने में अगर अर्थ में अगर आप देखो तो आपका संघीय शासन व्यवस्था ही सब लोग कायम करना चाहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बांटी जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य और अन्य प्रांतों की सरकारें होती हैं जो शासन के दौरान काम काज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों पर सरकार अपने अपने स्तरों पर स्वतंत्र होकर काम करती है। इसी
अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही शासन स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय और प्रांतीय सरकारों को आदेश देती हैं, पर संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेही नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तरों पर लोगों को जवाबदेही, और कह रहे हैं कि ये ही दोनों स्तरों पर क्या है, अपने अपने लिए आपका जवाबदेह है। ठीक, तो जितना पढ़ा है बच्चों, आप सबसे पहले कोई डाउट हो आप पूछिए, और उसके साथ ही ये वाला मैप को एक बार जरूर देखिए, फिर आगे बात करेंगे। देखा मेरे प्यारे बच्चों, गौर कर लिया आप लोगों ने? गौर करिए इस पर, अच्छे से बात भी करिए। आगे देखिए, ये रहा आपका बेल्जियम और ये रहा आपका अरब से नीचे लिखा हुआ है ये देखिए, ये है श्रीलंका। ये वाला, इन दोनों देशों की जो कंडीशन है हम इनको पढ़ रहे हैं, और इसी पर हम लोग एक्चुअली के जो एप्लीकेबल चीजें हैं उनको देख रहे हैं। ठीक ठीक, आगे देखिए, यह सरकार दो स्तरों पर होती है। अब देखिए, थोड़ी संघीय व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण आपकी चीजें हैं, अब उन पर आपका गौर कर लेते हैं कि आपका संघीय व्यवस्था में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इनको हम लोग आपका देख लेते हैं। हाँ, यहाँ सरकार दो स्तरों पर या दो से अधिक होती है। देखिए, सरकार या तो दो स्तर पर होगी या दो से अधिक स्तर पर। दो स्तर मतलब केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और एक आपका स्थानीय निकाय स्तर पर भी आपकी सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तरों की सरकारों को एक नगर समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देती है। क्या करती है? हर स्तर, जो हर आपके लेवल का जो आपका प्राधिकार होता है, सब चीजें होती हैं, उनके अधिकार की आपका सुरक्षा देती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों स्तर, जो स्तर उनकी आपका सहमति से क्या होते हैं, ऐसे बदलावों को आपको कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको बदलाव करना हो तो किसी भी आपके बदलाव के लिए केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, दोनों मिलकर, दोनों अपनी सहमति के आधार पर इस तरह के बदलाव कर सकती हैं। अगला है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की संख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकार के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। कह रहे, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करता है, आपका निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। कैसे हैं? राजस्व के जो अलग अलग स्रोत हैं वो आपके निर्धारित हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एक जनता की सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना, तथा दूसरे के साथ क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान। इसी कारण के कारण कामकाज के दोनों चीजें का सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए।
इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानते हों। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं। आपसी भरोसे के साथ साथ परिसहमति होते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। क्या होता है? हर संघीय सरकार में अलग अलग जो आपकी किस्म है, अलग अलग किस्म का होता है। यह बात हर चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किसी ऐतिहासिक संदर्भ में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। इसमें दो स्वतंत्र राष्ट्रों में अपनी प्रभुता को साथ लाकर अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखना और अपनी सुरक्षा की खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करना। देखिए, ये भी रास्ता की खुशहाली और समृद्धि का किस प्रकार से रास्ते को अपनाया जाए, ये भी क्या है, इसमें एक आपका महत्वपूर्ण पहलू है, एक आपका महत्वपूर्ण अंग है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया बगैर इस तरह के संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है, पर ये केंद्रों में बरकस के ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और कह रहे हैं कि केंद्र में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा आपका क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके क्या है, उदाहरण है। इसी दूसरी श्रेणी व्यवस्था के राज्यों में तक के बरकस केंद्र में ज्यादा ताकतवर हुई है। अक्सर इसी व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। कुछ नेपाली नागरिकों को अपने संविधान में संघीय व्यवस्था में बात करने की इसमें बात भी की गई है। ठीक, और उसको भी हम थोड़ा सा इसी चैप्टर में आपका देख लेंगे। तो पहले आप संघीय व्यवस्था को देखिए, क्या होती है संघीय व्यवस्था, क्या उसके बीच अंतर है और क्या जवाबदेही है, इस पर गौर करिए। देखिए बच्चों, गौर करिए। देख लिया बच्चों? डाउट है कोई इसमें? कोई चीज समझ नहीं आ रही हो पूछिए। पीछे कोई? देख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़िए। भारत में संघीय व्यवस्था, बात कर रहे हैं भारत में आपकी संघीय व्यवस्था की। हमने पहले भी देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए जरा कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सारी भाषा और धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग लोगों के क्षेत्र रहते हैं। सारे देश की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था है। क्या है? आइए संविधान की शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजन विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। खैर, एक बहुत लंबा दुख विभाजन झेला है और एक रक्त रंजन क्या है, जो है विभाजन उन लोगों ने आपका झेला है। आजादी के बाद कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों को संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया था, पर भारतीय संघ का संगठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। कह रहे कि संघ शब्द तो नहीं आया, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है, संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर ही आपका ये सारी व्यवस्था की गई है। ठीक, उसी के आधार पर। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था के जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में लागू होती हैं।
संविधान के मौलिक रूप से दो स्तर पर सरकार प्रावधान है। संघ सरकार जिन्हें हम केंद्र कहते हैं, राज्य सरकार। केंद्र सरकार पूरी तरह भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है। बाद में पंचायतों और नगर पालिका में संघीय रूप का एक आपका तीसरा स्तर आपका जोड़ा गया, यानी कि संघ सरकार, राज्य सरकार और आपका तीसरे स्तर पर आपका जो जोड़ा गया आपका जिला आप देख सकते हैं कि पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर जो आपका तीसरा प्रतिनिधित्व किया गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ की 3 स्तरों के शासन व्यवस्थाओं में अपने अपने अलग क्षेत्राधिकार हैं। सबके क्या हैं, जो हमने तीनों आपकी शासन व्यवस्था बनाई है, सबके अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, अलग अलग अपनी व्यवस्था है, उसके अनुसार ये काम करते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कह रहे जो आपके विधायी अधिकार है उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये सूचियां तीनों इस प्रकार है। ठीक, क्या कर सकते हैं हम तीनों को आपका इस प्रकार में बांट सकते हैं जो इस प्रकार है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला जाता है। संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। क्या कह रहे हैं कि जो कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ वो किसके पास है, आपका केंद्र सरकार के पास है। यानी कि संघ सूची से संबंधित जो भी आपके कानून बनेंगे उन कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है, केवल आपका सरकार के पास है। वो भी कौन सी सरकार बच्चों, केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, कृषि जैसे प्रांतीय और स्थानीय विषय के महत्व है। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में वन, मजदूर, संघीय विवाह, गोद लेने का अधिकार, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारें साझी दिलचस्पी में आते हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्यता होती है। यह सवाल उठता है कि जो विषय इन सूची में नहीं आते वो उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर व आपका सॉफ्टवेयर जैसे विषय वो किसके क्षेत्राधिकार में, क्योंकि संविधान बनाने के बाद ही हमारे संविधान के अनुसार काफी बचे विषय के अधिकार क्षेत्र में है। ऊपर देखा है कि सबको साथ लेकर चलने की नीति बड़ी संघीय शासन व्यवस्थाओं के इकाइयों के बराबर संघीय अधिकार नहीं मिले। संघीय शासन के बारे में सारे राज्य के बारे में अधिकार नहीं है। कुछ भी राज्य को राज्य दर्जा प्राप्त है, जैसा कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्ति का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान, रोजगार, भूमि के संरक्षण संबंधी इनके रूप में स्पष्ट रूप से होती हैं, इनके संरक्षण के लिए होती हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं, जैसे कि छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बना सकते, इन्हीं किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना संभव है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप व देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाकों में इसी कोटि में आते हैं। इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमने संविधान की बुनियादी बातें हैं। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसी व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ आपका मंजूर किया जाता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होने के हालात में फैसला उच्च न्यायालय और आपका सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है।
सरकार चलाने और उसकी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की जरूरत, राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को कर लगाने और संसाधन को जमा करने का क्या है आपका अधिकार है। तो आप देखिए ये कुछ ऐसे हैं जो उनको राइट्स भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो उनको प्रोविजन आपका मिला हुआ है। थोड़ा इनको देखिए, देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, देखते चलिए, इसमें पढ़िए, कोई विचार हो, कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। देख लिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, देखा? चलिए एक बार नीचे गौर करिए थोड़ा सा, देखिए इस वाले क्षेत्र पर कि कैसे प्रावधान है, सबको लेकर साथ चलने की नीति क्या है, इस पर थोड़ा सा एक बार आप विचार करिए, थोड़ा सा एक बार पढ़िए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ चलेंगे। देखिएगा इसे एक बार, देखिए संघीय बात कर रहे हैं थोड़ा सा हम इसमें, इस संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। सबसे पहले संघीय व्यवस्था चलाने से पहले मैं एक आपको मैप जो हूँ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, आप इस पर गौर करिए। अभी तो ये पूरा मैप तो इसमें नहीं आएगा, आ पाएगा, लेकिन देख लीजिए, इस पर गौर करिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या स्थिति ऐसी थी जो आपका रही, इन पर थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये स्थिति जो है इस पर, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य असर है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझे आदर्श के रूप में स्थापित है। कहते हैं एक साथ रहने के सच्चे आदर्श इनके रूप में स्थापित है। कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह से हो गए। कह रहे कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना है और आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से थी। ठीक, तो आप इनको देखेंगे, आप इन पर गौर करेंगे तो चीजें आपकी साफ होंगी। आइए एक बार थोड़ा सा मैप को देखें। देखिए यह है सीलोन। सीलोन मतलब ध्यान रखिए, श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो आपका सीलोन है। यह है आपका त्रिवेंद्रम, ये है आपका कोची, ये है आपका त्रिवेंद्रम, ये है आपका मद्रास, इसको बोलते हैं चेन्नई, ये आपका आपका पंडिचेरी। देखिए पादुचेरी का पुराना नाम पंडिचेरी और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। पुर्तगीज यानी कि जहाँ जो आपका गोवा है, ये देखिए बॉम्बे यानी कि मुंबई, विशाखापट्टनम को आप एक बार अच्छे से आपका देख लीजिए, कटक उड़ीसा में पड़ता है, चटगांव आपका बांग्लादेश में है वर्तमान, ढाका बांग्लादेश में है, कलकत्ता आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा देख लीजिए, नागपुर देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, बॉम्बे आपका पुणे देख लीजिए, बड़ोदरा देखिए, अहमदाबाद देखिए, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इलाहाबाद, ठीक, बाड़मेर, जैसलमेर, मथुरा, जयपुर, अजमेर, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, गंगटोक, पटना, बनारस, सिक्किम, पखना, पाखा,
शिलांग, इम्फाल, ये इनको सबको देखिए। और ये है आपका जो हमारा इतना क्षेत्र है जो आपका पाकिस्तान के साथ आपकी सीमा बना रहा है। पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र है रावलपिंडी, ये है आपका लाहौर जो पंजाब से लगता है, यहाँ भी एक हैदराबाद है गुजरात से लगता हुआ, ठीक है, ठीक, रावलपिंडी है, ये है आपका पेशावर, ठीक, और ये है चित्रल। इसको देखिए एक बार आप अच्छे से, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने संघवाद को जानने के विषय में अपना प्रयास जारी रखा कि संघवाद क्या होता है, कैसे आपका 2 स्तर पर आपकी सरकारें जो हैं काम करती हैं और कहीं-कहीं 2 स्तर से अधिक पर आपके 3 स्तर पर भी आपको सरकार मिलती है। अगर हम तीनों स्तर की सरकारों की बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपके स्थानीय स्तर की सरकार मिलती हैं। आपका तीनों का कार्यक्षेत्र, उनके अधिकार और उनके विषय बिल्कुल अलग हैं। इस तरह से आपका देखिए हमारे देश में आपकी शासन व्यवस्था है और आपका संघीय शासन व्यवस्था है, समरूपता, भाषा, अखंडता और आपका क्षेत्रवाद को अपने साथ में आपका समेटी हुई है। इस तरह से हमें आपका पूरे देश की जो एक यूनिटी है, अखंडता है, वो हमको यहाँ दिखाई देगी। आप इसको एक बार रिवीजन करिए चैप्टर को। कोई आपको डाउट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मुझसे आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।